चल, तो लास्ट क्लास में हम लोग हीटिंग इफेक्ट खत्म कर चुके थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़ लो। अब दो लेक्चर आपके बचते हैं, आज और कल का। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, इन सब के बारे में। नीट के लिए स्पेशली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से इसको देखना। और कल जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज, और कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग लास्ट में जाते जाते मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को। ठीक है, उसका एक जनरल रिजल्ट आज हम डिराइव करेंगे। वो रिजल्ट अपनी नोटबुक्स में अच्छे से लिख लेना। ठीक है, डायरेक्टली यूज होगा एग्जाम्स में। और कुछ क्वेश्चन हीट के आपको बुक्स में मिलेंगे जिसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों यूज हुई हैं। Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। तो वो अभी हुआ नहीं है, तो उस तरीके के क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो हीटिंग इफेक्ट में क्वेश्चन करने हैं वो पावर सप्लाइड बाय बैटरी, पावर कंज्यूम्ड बाय द रजिस्टर, हीट डिसिपेटेड, ठीक है, बल्ब वाले प्रॉब्लम्स, ये सब आपको करने हैं उसमें। ठीक, बाकी जो क्वेश्चंस आपको नहीं होंगे वो हीट वाले क्वेश्चन होंगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी में हीट भी मिक्स करेगा। ठीक है, वो आसान होते हैं, सीधे फॉर्मूले के क्वेश्चन आते हैं, पर क्योंकि अभी हमने पढ़ा नहीं है तो अभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो लास्ट में जो हमने क्वेश्चन कल किया था, मैंने दिया था, कर लिया होगा बहुत लोगों ने। ठीक है, तो उसको अच्छे से देखो और उसके रिजल्ट लिखना। तो क्वेश्चन क्या था कि एक इलेक्ट्रिक केटल है हमारे पास जिसके दो कॉइल्स हैं। ठीक है, जब एक कॉइल को आपने एक सोर्स से कनेक्ट किया, वोल्टेज सोर्स से, ठीक है, मान लो ये कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस है R1, इसको आपने एक सोर्स से कनेक्ट किया, एसी सोर्स। अच्छा, एसी सोर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, शायद पता होगा, नहीं पता है तो डिटेल में एसी में आएगा, बता देता हूं मैं। एसी सोर्स को हम हमेशा ऐसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एसी सोर्स मतलब वो सोर्स जिसका जो वोल्टेज है वो टाइम के साथ वेरी करता है, करंट जो फ्लो करेगा वो टाइम के साथ वेरी करेगा। बताया था मैंने, डायरेक्शन चेंज होती है अपनी, साइनोसॉइडल वेरी करता है वो सब, अभी के लिए उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो जब एक कॉइल को हमने कनेक्ट करवाया, ठीक है, तब एक क्वांटिटी ऑफ वाटर को बॉईल करने में टाइम लगा T1। ठीक है, यही था क्वेश्चन। और जब दूसरे कॉइल को कनेक्ट करवाया, सपोज दूसरे कॉइल का रेजिस्टेंस था हमारे पास R2, उसको सेम सोर्स से कनेक्ट करवाया, तब टाइम लगा T2, सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर को बॉईल करने में। ठीक, क्वेश्चन है कि जब दोनों को आप एक साथ यूज करेंगे, और इसमें हम दो पार्ट करेंगे सीरीज में। ठीक है, दोनों कॉइल्स को आपने एक साथ यूज किया सीरीज में, सेम सोर्स से कनेक्ट करवाया, ठीक है, तब सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर को बॉईल करने में कितना टाइम लगेगा। और सेकंड पढ़ेंगे, जब दोनों को आपने पैरेलल में कनेक्ट करवाया तब कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अच्छा, अब आधे लोगों ने इसमें मिस्टेक किया होगी, मैं बताता हूं कि क्वांटिटी ऑफ वाटर जो बॉईल करनी है वो सेम है। जब सिंगल यूज किया था अलग अलग करके, और जब दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया सीरीज और पैरेलल, तब भी उतनी ही क्वांटिटी ऑफ वाटर को बॉईल करना था। मतलब हीट जो रिक्वायर्ड होगी वो हमारी सेम होगी, बराबर। और हीट रिक्वायर्ड हमको सबको पता है, आई स्क्वायर आर इंटू टी या वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, याद है कि नहीं, टी जो टाइम होगा, है ना। अब आधे लोगों ने यूज किया होगा आई स्क्वायर आर इंटू टी, उनका जो आंसर आएगा वो गलत आएगा। जिन्होंने यूज किया होगा वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, उनका सही आएगा। क्यों, अब ध्यान से सुनना। आई स्क्वायर आर इंटू टी जिन्होंने यूज किया होगा उन्होंने तीनों केस में करंट सेम लेके सोल्व किया होगा, पर करंट सेम तीनों केस में होगा, ये आपको दिख ही रहा है कि सेम हो ही नहीं सकता। सेम सोर्स से कनेक्ट करवाया है तीनों केस में, तो हमारे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा हमारा, बराबर। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, वी स्क्वायर बाय आर इंटू T1। ठीक है, तो देखो ध्यान से, सपोज हीट जो रिक्वायर्ड थी दैट इज H, उस क्वांटिटी ऑफ वाटर को बॉईल करने के लिए। तो पहले केस में H क्या लिखोगे, जब सिर्फ कॉइल 1 यूज किया था, दैट इज वी स्क्वायर बाय आर इंटू T1। ठीक है, इक्वेशन 1 देखो, सही है। जब सिर्फ कॉइल 2 को यूज किया था तब हीट अभी भी H चाहिए, क्योंकि सेम अमाउंट को बॉईल करना है आपको। अब H को क्या लिखोगे बोलो, वी स्क्वायर बाय आर विच इज R2, और टाइम लगा T2, जनरल बात कर रहे हैं हम। ठीक है, क्वेश्चंस में 5 मिनट 6 मिनट कुछ तो दिया होगा। ठीक, अब आधे लोगों ने इसमें क्या किया होगा, पहले केस में हीट उन्होंने लिखी होगी आई स्क्वायर R1 इंटू T1, दूसरे केस में उन्होंने हीट लिखी होगी आई स्क्वायर R2 इंटू T2।
ठीक है। और तीसरे केस में जब कॉम्बिनेशन यूज किया तो उन्होंने लिखा होगा आई स्क्वायर इंटू आर इक्वलेंट इंटू कुछ टी टाइम, ठीक है, और वहां से कुछ रिलेशन निकाला होगा। उनका गलत क्यों है? क्योंकि उन्होंने तीनों केस में आई सेम लिया है, पर तीनों केस में आई सेम नहीं होगा, वी सेम होगा, बिकॉज सोर्स जिससे आपने कनेक्ट करवाया वो सोर्स सेम है। समझ में आ रहा है? तो जब वो सोर्स सेम है तो हमारा आई सेम ना होके क्या सेम होगा? वी। अब इतना तो करंट पढ़ चुके हो कि ये सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो केस वाइज अब बात करते हैं। तो सबसे पहला केस कि जब दोनों कॉइल को हमने सीरीज में कनेक्ट करवाया, पहले सीरीज में बात कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा होगा, कॉइल 1 जिसका रेजिस्टेंस R1, कॉइल 2 जिसका रेजिस्टेंस R2, और ये आपका सोर्स जिससे आपने कनेक्ट करवाया, ठीक। क्या मैं इन दोनों को रिप्लेस कर सकता हूं एक सिंगल से, जिसका R होगा R इक्विवेलेंट, और उसको सेम सोर्स से आपने कनेक्ट करवाया? देखो सही है क्या? अच्छा, अब हीट अभी भी सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर को बॉईल कर रहे हो तो अभी भी हीट रिक्वायर्ड विल बी सेम। तो अब H को क्या लिख दे? वी स्क्वायर बाय आर इक्वलेंट इंटू कुछ टी टाइम जो हमको निकालना है T1 और T2 के टर्म में, बराबर। अच्छा, अब देखो ध्यान से क्या करें। ये क्या किया समझ में आ रहा है? आई स्क्वायर का यूज क्यों नहीं किया समझ में आ रहा है? क्योंकि तीनों केसेस में जब कॉइल 1 कॉइल 2 और दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया गया तो सेम सोर्स से उनको कनेक्ट करवाया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम विल बी सेम। समझो इस बात को। करंट अलग अलग होगा ना आपका, जैसे इसमें करंट अगर I1 है तो इसमें I1 नहीं होगा, इसमें कुछ और होगा, ठीक है। इतना करंट तो अब अच्छे से आना चाहिए आप लोगों को, ठीक। तो आधों को डाउट होगा सर आई स्क्वायर आर इंटू टी यूज क्यों नहीं किया, तो अब समझ में आ रहा क्यों नहीं किया। क्योंकि करंट जो है वो हर केस में अलग अलग दौड़ेगा आपका, ठीक है। बट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तीनों केस में सेम होगा, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद द सेम सोर्स, ठीक है। सेम एसी सोर्स से उनको कनेक्ट करवाया, ठीक। अच्छा, अब आगे क्या करें? अब आगे करते हैं, ये V है आपका, तो आगे क्या करें बोलो? H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर इक्वलेंट। सीरीज में आर इक्वलेंट बोलो कितना होता है? दैट इज R1 प्लस R2 इंटू टी। अच्छे से लिख लेना, ये केस 1 जब कॉइल 1 को यूज किया था, ये केस 2 जब कॉइल 2 को यूज किया था, ठीक है। और ये केस 3 जब दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन यूज किया। इसके बाद अगला पढ़ेंगे जब पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, ठीक। तीनों मैच सेम के लिए समझ में आ रहा है? क्योंकि हमको सेम अमाउंट ऑफ वाटर को बॉईल करना है, तो ऑब्वियसली हीट रिक्वायर्ड विल बी सेम, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या करें? H इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R1। क्या R1 को वहां से डाल दें? कितना आएगा बोलो? वी स्क्वायर बाय H इंटू T1, दिख रहा है। प्लस R2 को क्या डाल दें? वी स्क्वायर बाय H इंटू T2 इंटू टी। देखो सही है। वी स्क्वायर वी स्क्वायर वी स्क्वायर कैंसिल, तो H कितना आ जाएगा आपका? T अपॉन T1 प्लस T2 बाय H, और H ऊपर चला जाएगा, H से H कैंसिल, सो T कम्स आउट टू बी T1 प्लस T2, ठीक है। बहुत लोगों का आ गया होगा, ठीक। कितना टाइम लगेगा जब दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करोगे? दैट विल बी T1 प्लस T2। मतलब जब पहला कॉइल आपने यूज किया था तब जो टाइम लग रहा था पानी को बॉईल करने में, प्लस वो टाइम जब आपने दूसरा कॉइल यूज किया था तब जो टाइम लग रहा था, दोनों टाइम का सम। तो ये बहुत बार आपको क्वेश्चन मिलेगा बुक्स में, टेस्ट सीरीज में। तो याद रखना कि अगर कोई इलेक्ट्रिक केटल है हमारे पास जिसके 2 कॉइल्स हैं, उसमें से एक को यूज करने पे टाइम T1 लग रहा है, दूसरे को यूज करने पे टाइम T2 लग रहा है, तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तब कितना टाइम लगेगा? तो आंसर आएगा T1 प्लस T2, अगर हमने सीरीज कॉम्बिनेशन यूज किया है तो। समझ में आया सबको? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। इसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब वो तो कर ही लोगे, तो इसका बी पार्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो बी पार्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब कर लोगे। पैरेलल में जब आप रिप्लेस करोगे तो आर इक्विवेलेंट कितना आता है सबको पता है, सेम सोर्स से कनेक्ट करवाया। अब हीट कितनी होगी बोलो? वी स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट इंटू टी। पहले दोनों केस तो वही रहेंगे आपके, ठीक। तो H कितना हो जाएगा? वी स्क्वायर बाय आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट आता है आपको निकालना। एक्चुअल में इसको थोड़ा सा वो करते हैं, इसको लिखते हैं 1 बाय आर इक्विवेलेंट। तो वी स्क्वायर इंटू टी इंटू 1 बाय आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो H कितना हो जाएगा बोलो? वी स्क्वायर इंटू टी 1 बाय R1, यहां से बोलो कितना हो जाएगा?
एच बाय वी स्क्वायर टी वन, 1/r2 सेकेंड इक्वेशन से एच बाय वी स्क्वायर टी टू। अच्छा, एच और वी सेम क्यों है वो समझ में आ रहा है? तो वी स्क्वायर कॉमन आके इससे कैंसिल, एच एच कॉमन आके कैंसिल, सो टी कितना आ गया बोलो आपका? टी आ जाएगा T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। तो अगर दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करोगे सो टाइम रिक्वायर्ड विल बी T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। कर लोगे सॉल्व? चल, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। और ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे हीटिंग इफेक्ट में, ठीक है। फॉर्मूले वही हैं आपके, दो तीन गिने चुने। बल्ब के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, पावर सप्लाइड पूछ सकता है, हीट जनरेटेड के तो पता नहीं कितने सवाल आते हैं, ठीक है। सर्किट दे देगा, बोलेगा हीट जनरेटेड बताओ कितनी है, बच्चे बच्चे वाले सवाल आते हैं, ठीक है। एक दो कर लेते हैं, बाकी शीट्स में आपको मिलेगा तो उसमें सोल्व कर लेना। तो नोट करो यहां तक। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, लिखो, मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूं दो तीन क्वेश्चन, उसको नोट करना, उसके बाद सोल्व करना, ठीक है। तो दो क्वेश्चंस है। पहला, आपको सर्किट में दो रेजिस्टर्स दिए हैं, एक की रेजिस्टेंस आर, दूसरे की रेजिस्टेंस 5 ओम। क्वेश्चन में गिवन है कि अगर टोटल पावर डिसिपेटेड सर्किट में वो 30 वैट है तो आर की वैल्यू कितनी होगी। बैटरी का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, 10 वोल्ट की बैटरी है। तो ऑप्शन है 20 ओम, 15 ओम, 10 ओम, 30 ओम, ठीक है। और सेकंड है, आपके पास सर्किट सामने दिया है 9 ओम 6 ओम पैरेलल में, एक 2 ओम भी लगा है, ठीक है। V वोल्ट की बैटरी है। अब ये V कितना है ये क्वेश्चन में आपको नहीं दिया गया है, ठीक है, उसकी शायद जरूरत भी ना पड़े। तो क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस बताओ, जो आपको दिया गया उसका यूज करके, ठीक है। उसके भी ऑप्शंस दिए गए हैं वोल्ट में, ठीक। तो करो, ठीक है, पॉज करके खुद से ट्राई करो, उसके बाद मैच करो मेरा सही है या गलत है। देखो, पहला तो टोटल पावर डिसिपेटेड है 30 वैट, क्वेश्चन है आर की वैल्यू कितनी होगी। अब मुझे एक चीज बताओ, दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं आपको, तो क्या दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 10 होगा? बिल्कुल। अब ये तो बेसिक है, तो करंट आता ही आपको 0 10 0 10 0 10। तो आर के अक्रॉस भी 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस और 5 ओम के अक्रॉस भी 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मिल गया? तो पावर डिसिपेटेड मैं कैसे लिख सकता हूं? टोटल पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट विल बी, किस किस का सम होगा? पावर डिसिपेटेड थ्रू आर ओम एंड पावर डिसिपेटेड थ्रू 5 ओम। आर ओम के लिए पावर डिसिपेटेड बोलो V स्क्वायर विच इज 10 का स्क्वायर बाय आर, प्लस 5 के लिए V स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर 5। अब आधे बोलेंगे सर इसमें हम करंट यूज नहीं कर सकते, आई स्क्वायर आर, बिल्कुल कर सकते हो, पर उसके लिए आपको आर से करंट पता होना चाहिए, 5 ओम से पता होना चाहिए। तो इतना लेंदी करने से अच्छा V तो डायरेक्ट पता है हमको, तो V स्क्वायर बाय आर यूज करो। तो मैंने वही बोला था, बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होती है कि V स्क्वायर बाय आर कब यूज करना है, आई स्क्वायर आर कब यूज करना है। दोनों फॉर्मूले सही हैं, बस कब यूज करना है वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। जो आपको आसानी से मिल जा रहा हो उसी का यूज करो, दूसरे को यूज क्यों करना, ठीक है। कैटल वाले में आई स्क्वायर आर क्यों नहीं यूज कर रहे थे? क्योंकि आई सेम नहीं था, तो हम कुछ इक्वेट ही ना कर पाते। वी सेम था इसलिए हमने इक्वेट करके आंसर निकाल दिया। तो वो प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आप अपने आप सीख जाओगे कैसे कब क्या यूज करना है। कर लोगे आगे? खत्म। पावर डिसिपेटेड कितनी दी है आपको? 30, दैट विल बी 100 बाय आर प्लस 100 बाय 5 विच इज 20। कितना आ गया बोलो? 10 इज इक्वल टू 100 बाय आर, तो आर कम्स आउट टू बी 10 ओम। बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके, आसान होते हैं पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। ऑप्शन सी, तो जिसका भी सही अच्छी बात है। दूसरा, ये थोड़ा सा अच्छा है उससे, क्वेश्चन है कि अगर 9 ओम से जो पावर डिसिपेटेड है वो 36 वैट है, ठीक। तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम। 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल सकते हो? क्या दैट विल बी करंट इनटू आर, है ना। अगर मुझे 2 ओम से करंट मिल जाए तो क्या मैं पावर डिसिपेटेड मतलब उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूं? पावर पूछा होता वो भी निकाल लेता आई स्क्वायर आर से, ठीक। अब 2 ओम से करंट कैसे निकालेंगे? क्या मुझे 9 ओम से करंट पता है? बिल्कुल। अगर मुझे बैटरी का वोल्टेज दिया होता तब तो मैं डायरेक्टली कर देता,
पूरा सर्किट सॉल्व करके आई वाई निकाल देता। पर क्या अभी भी मुझे आई पता है 9 ओम से? बिल्कुल पता है। 9 ओम से आई कैसे निकालोगे? 9 ओम से पावर डिसिपेटेड आपको कितनी दी है? 36। और 9 ओम से पावर डिसिपेटेड कैसे लिखोगे? आई स्क्वायर इंटू आर, दैट इज 36। खत्म सवाल। तो आई स्क्वायर, आर कितना 9, दैट इज 36। तो आई कम्स आउट टू बी 2 एम्पियर। मतलब इससे कितना करंट जा रहा है आपका? 2 एम्पियर। समझ में आ गया? ये कहां से निकाला? क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी थी उससे। अच्छा, 9 ओम से अगर 2 एम्पियर जा रहा है तो मैं एक चीज बोल रहा हूं कि 6 ओम से 3 एम्पियर जाएगा। अब ये क्यों? मैं क्या बोल रहा हूं, 9 ओम से अगर 2 एम्पियर करंट जा रहा है तो 6 ओम से 3 एम्पियर करंट जाएगा। क्या ये बात सही है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि 9 ओम से जब 2 एम्पियर करंट जा रहा है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 18 हो जाएगा, बराबर। और क्योंकि 9 और 6 पैरेलल में है तो 6 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 18 होना चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर 18 है तो करंट कितना आएगा? 3। 9 इंटू 2 18, 6 इंटू 3 18। समझ में आ गया? अब ये 2 और 3, तो क्या ये 5 हो जाएगा? बिल्कुल। ये 5 तो क्या ये भी 5? तो मतलब 2 ओम से कितना करंट जा रहा है? 5। तो V कितना हो जाएगा? I इंटू आर। आई इज 5, आर इज 2, दैट इज 10 वोल्ट। सी ऑप्शन। कर लोगे? तो आधों को बहुत आसान लग रहे होंगे, आसान आते भी है, ठीक है। एडवांस में थोड़ा सा और वो आता है, तो एडवांस के क्वेश्चन अभी करेंगे हम, ठीक है। चलो आगे बढ़े। चलो यहां तक नोट कर लो अच्छे से, इसके बाद आगे करते हैं। चलो नेक्स्ट, अभी जो हम करने जा रहे हैं मेजरिंग डिवाइसेस, अच्छे से समझना, ठीक है। और प्रैक्टिस उसकी जितनी कर पाओ उतनी प्रैक्टिस करना, क्योंकि एकदम आसान क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे, पर तब भी बच्चों से बहुत गलती होती है, तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा मेजरिंग डिवाइसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेजरिंग डिवाइसेस, ठीक। तो मेजरिंग डिवाइसेस में बेसिकली हमको 2 दिन लगने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस, मेंस, नीट सबके लिए, ठीक है। तो मेजरिंग डिवाइसेस में जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे डिफ्लेक्शन टाइप डिवाइसेस, मतलब जो डिफ्लेक्शन शो करते हैं, ठीक है। और उसमें हम 3 पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे एमीटर, शायद 9th 10th में कुछ पता होगा कि क्या होता है। सेकंड हम पढ़ेंगे वोल्ट मीटर, ठीक है। और थर्ड हम पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर, ठीक। और गैल्वेनोमीटर में ही हम पढ़ेंगे 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, कन्वर्जन, ठीक है। गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर, एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर। कन्वर्जन की जरूरत क्यों पड़ती है ये भी हम देखेंगे, वो भी आपको पता होना चाहिए। और फिर कन्वर्जन करते कैसे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो ज्यादातर न्यूमेरिकल हैं वो आपके उसी के ऊपर आएंगे कि हम कन्वर्जन कैसे करते हैं। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं, एक करके अच्छे से समझना क्या होता है। तो सबसे पहला है आपका एमीटर, ठीक है। तो एमीटर क्या मेजर करता है पता होगा ये भी आपको। एमीटर इज बेसिकली अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के काम जो डिवाइस आता है दैट इज कॉल्ड एमीटर। सिमिलरली वोल्ट मीटर से हम क्या मेजर करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे करते हैं, कनेक्शंस कैसे लगाते हैं वो थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन भी उस पर करेंगे, ठीक है। तो एमीटर इज बेसिकली अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। अब कैसे इसको यूज किया जाता है ध्यान से सुनना। सपोज आपके पास एक सर्किट है, ठीक, अजीब सा सर्किट है, कैसा भी, 3-4 बैटरीज लगी हैं, बहुत सारे रजिस्टर्स लगे हैं, कैसा भी सर्किट हो सकता है। तो अगर आपको उस सर्किट की किसी भी ब्रांच में करंट निकालना है, सुनना ध्यान से,
अगर आपको उस सर्किट की किसी ब्रांच से करंट निकालना है तो उस ब्रांच में क्या पुट कर दो, एमीटर। प्लेस एन एमीटर इन दैट ब्रांच इन विच यू वांट टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो एमीटर की रीडिंग आपको क्या बताएगी, उस ब्रांच से कितना करंट जा रहा है। ठीक है, सो बेसिकली एक एमीटर को कैसे यूज किया जाता है, एन एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन दैट ब्रांच इन विच वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ रहा है, मतलब एकदम सिंपल सर्किट लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स में मुश्किल भी करेंगे। सपोज ये 5 ओम का कोई रजिस्टर है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, आप चाहते हैं कि 5 ओम से मैं करंट मेजर करूं, तो इस ब्रांच में क्या यूज कर लो, एमीटर। तो एमीटर बेसिकली क्या मेजर करेगा, इस ब्रांच से जो करंट जा रहा है, और जो इस ब्रांच से करंट जा रहा है वही किससे जा रहा होगा, 5 ओम से। तो आपने बेसिकली क्या निकाल दिया, 5 ओम से कितना करंट जा रहा है। ठीक है, सो एमीटर क्या करता है, एमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ ब्रांच। एक ब्रांच से इलेक्ट्रिक करंट आपका मेजर करता है। कैसे मेजर करता है, जिस ब्रांच से आपको इलेक्ट्रिक करंट निकालना है उस ब्रांच में क्या कनेक्ट कर दो, एमीटर कनेक्ट कर दो। अब इसमें दिक्कत क्या है, क्यों गैल्वेनोमीटर को एज एन एमीटर यूज करना पड़ा, वो सब हम थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, आगे देखो सब लोग। मीटर इज बेसिकली अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। ठीक है, जैसे ये छोटा सा सर्किट मैंने बना दिया, मुझे चाहिए था 5 ओम से कितना करंट जा रहा है, तो उस ब्रांच में क्या लगा दो, एक एमीटर लगा दो। ठीक है, सिमिलरली बहुत बड़ा सर्किट है हमारे पास, सपोज ये 10 वोल्ट की बैटरी, ये 2 ओम, ठीक, ये 20 वोल्ट की बैटरी, ये 4 ओम, और मैंने इसमें 2 एमीटर लगाए हैं। कहां कहां, एक ये A1, एक ये A2। ठीक, एक और लगा देते हैं, चलो ये A3। तो A1 क्या मेजर करेगा बताओ, A1 बेसिकली आपका मेजर करेगा करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस। जिस ब्रांच में आपने एमीटर लगाया उस ब्रांच से करंट, उस ब्रांच से करंट मतलब 2 ओम से करंट, बराबर। A2 आपका क्या मेजर करेगा, करंट थ्रू 4 ओम, और A3 आपका क्या मेजर करेगा, करंट थ्रू 20 वोल्ट बैटरी। इस ब्रांच से कितना करंट जा रहा है वो आपका मेजर करेगा A3। ठीक है, ऐसे कनेक्शंस किए जाते हैं एमीटर के, ऐसे हम एमीटर को यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जिस भी ब्रांच में करंट चाहिए उस ब्रांच में सीरीज में क्या लगा दो, एमीटर लगा दो। तो आपका क्या मेजर करेगा, वो उस ब्रांच से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो मेजर करेगा। ठीक है, चलो अब आगे देखो। अब सपोज, ध्यान से सुनना, ये मेरे पास एक 5 ओम का रजिस्टर है विच इज कनेक्टेड टू अ 10 वोल्ट बैटरी, जो मैंने उधर बनाया। ठीक, अब मुझे एक चीज बताओ कि इससे कितना करंट जाएगा, आई की वैल्यू बताओ कितनी होगी। 5 ओम का रजिस्टर है, 10 वोल्ट की बैटरी है, करंट कितना फ्लो करेगा, बहुत मुश्किल है ये बताना, है ना। ऐसे सवाल एग्जाम में नहीं आएंगे, वैसे ही मैं समझाने के लिए कि एमीटर क्या करता है वो मैं बता रहा हूं। करंट की वैल्यू बताओ फटाफट, दैट विल बी 10 डिवाइडेड बाय ये 5, तो कितना होगा करंट की वैल्यू, 2 एम्पियर। अरे होगी, अच्छा। अब मैं यही करंट मेजर करना चाहता हूं बाय यूजिंग एन एमीटर। तो मैंने क्या किया, मैंने इस 5 ओम के साथ इस ब्रांच में सीरीज में एक एमीटर लगा दिया। ठीक, सेम बैटरी 10 वोल्ट, और मैं चाहता हूं इससे कितना करंट जा रहा है वो निकाल पाऊं, और कितना करंट जा रहा है वैसे इससे 2 एम्पियर करंट जाना चाहिए। ठीक है, तो एमीटर को भी कितना मेजर करना चाहिए, 2 एम्पियर, बराबर, क्योंकि एमीटर क्या मेजर करता है, जिस ब्रांच में उसको जोड़ा गया है उस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये एमीटर मेजर करता है। तो क्या ये एमीटर 2 एम्पियर करंट मेजर कर पाएगा, करना चाहिए इसको 2 एम्पियर, पर क्या कर पाएगा, तो आंसर है नहीं। ठीक है, जो हम एक्चुअल में एमीटर यूज करते हैं लैब्स के अंदर, उनकी रीडिंग में कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है। जो एक्चुअल रीडिंग होनी चाहिए उससे थोड़ी अलग रीडिंग वो देते हैं, चाहे वो एमीटर हो, और फिर इसके बाद हम वोल्ट मीटर जब पढ़ेंगे वो भी एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस से थोड़ा सा अलग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। ऐसा क्यों करते हैं वो हम देखते हैं। ठीक, तो ध्यान से सुनना, जब भी आप कोई डिवाइस सर्किट में यूज करते हैं
ठीक है, जैसे मीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, कोई भी, तो उन डिवाइसेस का खुद का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, मतलब जब उस डिवाइस से करंट पास करता है तो एक्चुअल में उसके कॉइल से भी पास करता है। ठीक है, एक कॉइल होती है अंदर, उससे वो करंट आपका पास करता है। ठीक है, तो उस कॉइल का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो ले दे के मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि जब भी हम मेजरिंग डिवाइसेस यूज करते हैं, वेदर इट इज एमीटर और वोल्ट मीटर, तो उनका भी खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और उनका रेजिस्टेंस बोलने का पर्पज है कि उनके कोइल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, बिकॉज जब उनसे करंट पास करेगा तो वो उसके कोइल से भी पास करता है। ठीक है, हर डिवाइस में एक कोइल लगी होती है, तो उस कोइल का जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस। ठीक है, तो सपोज ऐसी एग्जांपल के लिए कि ये जो एमीटर है इसका रेजिस्टेंस है आर ए। ठीक, तो ऐसी मैंने मान लिया कि वो बहुत कम है, सपोज वो है आपका 1 ओम। ठीक है, तो 1 ओम इज बेसिकली द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल ऑफ द एमीटर, या डायरेक्टली बोलना चाहो द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। ठीक है, बुक्स में डायरेक्टली लिखा होगा द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। ठीक, अब इसका रेजिस्टेंस होने से क्या हमको कुछ नुकसान हो गया? बिल्कुल, क्योंकि अब जो करंट आपका आएगा, कुछ आई डैश मान लो, वो चेंज हो जाएगा, वो 2 एम्पियर नहीं होगा। एक्चुअल में जब आपने 5 ओम 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करवाया तब करंट उससे फ्लो करना चाहिए 2 एम्पियर, पर जैसे आपने उस करंट को मेजर करने के लिए मीटर यूज किया तो आपने एक चीज देखी कि करंट की वैल्यू चेंज हो गई आपकी। कितनी हो गई? 10 डिवाइडेड बाय 5 और 1 सीरीज हो जाएंगे 6। ठीक है, अब ये कुछ तो आएगा 1.66 एम्पियर। ठीक है, हाँ 1.66 एम्पियर। ठीक, तो अब ये जो एमीटर मेजर करेगा, जो मैंने सर्किट बनाया है, तो उसमें कितना मेजर करेगा? रीडिंग ऑफ एमीटर दैट विल बी 1.66 एम्पियर। ठीक है, एक्चुअल में करना चाहिए था इसको 2 एम्पियर, पर मेजर कितना किया इसने? 1.66 एम्पियर। तो क्वेश्चन एक दो बार पूछा जा चुका है मेंस और एडवांस में, कितना एरर आया आपका? परसेंटेज भी पूछ सकता है, कैसा भी, तो एरर आ जाएगा 2 माइनस 1.66, जो भी आएगा वो देख लेना। अब ये एरर क्यों आया? दिस एरर अकर्स ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, बिकॉज एमीटर तो आपने यूज कर लिया, पर उसका खुद का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से रीडिंग जो आएगी वो आपकी अफेक्ट होगी थोड़ी सी। ठीक है, अरे आया समझ? अच्छा, अब मैं इस एमीटर को क्या इसकी रीडिंग को और अच्छा बना सकता हूं? सोच के देखना, क्या मैं इस एमीटर की रीडिंग को और अच्छा बना सकता हूं? इसको मेजर करना चाहिए 2, पर ये अभी मेजर कर रहा है 1.66। क्या मैं इसको और अच्छा बना सकता हूं? मतलब और अच्छा मेजर करे, मतलब 2 के आसपास। कैसे बना सकता हूं? इस एमीटर की रेजिस्टेंस को और कम कर दे। ठीक है, मतलब एमीटर जो हमने यूज किया है सर्किट में, उसकी रेजिस्टेंस जितनी कम होगी, सपोज मैंने ये 1 ओम की जगह ले ली 0.5 ओम, अब बताओ करंट कितना हो जाएगा? 10/5 और 0.5 सीरीज 5.5, कितना आएगा? ये जो भी आएगा, ये आएगा 20/11, तो 1.81, शायद देख लेना जो भी आएगा। तो 1.66 से तो ज्यादा होगी, 1.81 और कम हो जाए इसकी रेजिस्टेंस, तो क्या और अच्छी रीडिंग देगा ये? मतलब करंट 2 एम्पियर के लगभग पास हो जाएगा। एग्जैक्ट 2 कब देगा? एग्जैक्ट 2 ये तब देगा जब इस एमीटर का खुद का कोई रेजिस्टेंस ही ना हो। सोच के देखना, अगर इस एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस हम 0 कर दें तो क्या पूरे सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस 5 + 0 5 हो जाएगा। तो हमारा जो करंट आएगा वो कितना आएगा? 2। तो अब जब मैंने इसकी रेजिस्टेंस को और छोटा कर दिया, पहले 1 लिया तब आया 1.66, 0.5 किया तब आया 1.81। ठीक है, चेक कर लेना कैलकुलेटर से, और छोटा करो 0.2 एम्पियर 0.2 ओम करो, तब और अच्छा करंट आएगा, मतलब इसकी रीडिंग जो है वो और अच्छी होती जाएगी। समझ में आ रहा है? पर सबसे अच्छी इसकी रीडिंग कब होगी? मतलब ये एक्यूरेट रीडिंग कब दे सकता है? एक्यूरेट रीडिंग कितनी है आपकी? 2 एम्पियर। वो कब दे सकता है? जब इसका खुद का कोई रेजिस्टेंस ना हो। सोच के देखो, अगर इसका खुद का कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का 5 हो जाएगा? बिल्कुल। तो करंट कितना हो जाएगा आपका? 10/5 विच इज 2, और 2 ही होना चाहिए आपका। तो एक चीज हमेशा याद रखना, बहुत बार एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछा जा चुका है, फॉर एन आइडियल एमीटर, फॉर एन आइडियल एमीटर, आइडियल का मतलब पता है? मतलब एकदम परफेक्ट। ठीक है, तो एकदम परफेक्ट एमीटर कौन सा होता है?
एकदम परफेक्ट एमीटर वो होता है जिसका खुद का रेजिस्टेंस कितना होगा, 0। याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। सो फॉर एन आइडियल एमीटर इट्स रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0। उसकी कॉइल की जो रेजिस्टेंस होनी चाहिए वो आपकी 0 होनी चाहिए। पर आपको सबको पता है एक्चुअल में कोई चीज आइडियल नहीं होती। तो जब भी हम किसी एमीटर को यूज करते हैं टू मेजर द करंट इन एनी ब्रांच, तो उसमें कुछ ना कुछ एरर आता है। जितना एक्चुअल में होना चाहिए रीडिंग, उससे आपकी रीडिंग कम आती ही है। किसकी वजह से? ड्यू टू इट्स ओन रेजिस्टेंस, इसकी खुद की रेजिस्टेंस होने की वजह से। पर अगर मैं चाहता हूं कि ये परफेक्ट रीडिंग दे, ये एक आइडियल एमीटर की तरह बिहेव करे, एक्चुअल में होगा नहीं, पर अगर मैं चाहता हूं कि ये आइडियल एमीटर, क्वेश्चन में डायरेक्टली बोलेगा वो कंसीडर द एमीटर एज एन आइडियल, तो आपकी उसकी रेजिस्टेंस क्या लेके सोल्व करनी पड़ेगी? 0। आ चुके हैं क्वेश्चन लेटेस्ट ईयर्स में, ठीक है। तो अगर जब भी आपको बोल दे कि कंसीडर द एमीटर टू बी आइडियल, या कुछ ना बोले तो आपको आइडियल लेके ही ट्रीट करना है उसको, कि कुछ नहीं बोल रहा मतलब उसका रेजिस्टेंस आपको दिया ही नहीं है उसने, ठीक है। तो आइडियल लेके आपको ट्रीट, आइडियल लेके आपको सोल्व करना, जो भी आंसर आएगा उससे, ठीक है। सो फॉर एन आइडियल एमीटर इट्स ओन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0। अब आइडियल के लिए 0 क्यों समझ में आ गया? क्योंकि खुद का रेजिस्टेंस 0, तो वो वही रीडिंग देगा जो एक्चुअल होनी चाहिए। पर अगर खुद का रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ आ गया तो एक्चुअल रीडिंग से अलग रीडिंग आपकी देगा। समझ में आ गया क्या होता है एमीटर? समझ में आ गया एमीटर में गलती क्या है? अब आपको समझ में आ रहा है क्यों गैल्वेनोमीटर को हम एज एन एमीटर यूज करेंगे, कैसे करेंगे वो बाद में देखेंगे। समझ में आ गया? और क्वेश्चन इसके एक साथ ही कर लेंगे आगे। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, सेकंड, वोल्ट मीटर। ठीक है, ये अपने वर्ड्स में अपना डायग्राम बना के खुद से लिख लेना। नेक्स्ट है आपका वोल्ट मीटर। ठीक, तो वोल्ट मीटर बेसिकली क्या मेजर करता है, किस लिए काम आता है? तो सेकंड लिखो वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर इज बेसिकली अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे यूज किया जाता है? जैसे एमीटर को हम सीरीज में यूज करते हैं, जिस ब्रांच में हमको करंट निकालना है उस ब्रांच में सीरीज में एमीटर लगा दो। सिमिलरली वोल्ट मीटर कैसे यूज किया जाता है वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, काम क्या करता है? अ वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? पता है ना आपको? किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? आई इंटू आर। ठीक है, वो तो आप सर्किट सोल्व करके निकाल ही सकते हो। ठीक है, पर अगर आपको उसको एक्सपेरिमेंटली देखना है कि कितनी वैल्यू आएगी, कैलकुलेट नहीं करना, एक्सपेरिमेंटली देखना है, तो आप क्या यूज कर लो? वोल्ट मीटर। ठीक, कैसे यूज किया जाता है? तो अब ध्यान से सुनना। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, जैसे एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सो इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द पॉइंट्स between which potential difference is to be calculated। मान लो आपको सर्किट में दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो उन दो पॉइंट्स के पैरेलल में क्या कनेक्ट कर दो? वोल्ट मीटर। तो आपको क्या मिल जाएगा उनके अक्रॉस? पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे अच्छे समझाने के लिए सिंपल सा सर्किट लेते हैं, 2 ओम, ये लेता है 10 वोल्ट। अच्छा, कैलकुलेट करके बताओ 10 वोल्ट 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना? सबसे आसान है तो 10 वोल्ट। अरे आएगा। तो इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे मेजर किया जाता है? सपोज मुझे ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अच्छा, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जो 2 ओम के बीच अक्रॉस होगा, है ना। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो क्या किया जाता है? वोल्ट मीटर कनेक्ट किया जाता है ऐसा। ठीक है, ये सब आप लैब्स में करोगे जब एक्सपेरिमेंट्स करोगे। ठीक है, तो आपको लैब में दिखेंगे सब। एमीटर क्या होता है? एक छोटा सा ऐसा बॉक्स रहता है, दिखने में सब एक जैसे होते हैं, मीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, तीनों के तीनों छोटे से रहते हैं, गोल गोल नीडल रहती है उसमें। ठीक है, करंट पास होता है तो वो डिफ्लेक्ट होते हैं आपके। ठीक है, इसलिए इसको डिफ्लेक्शन टाइप मीटर बोलते हैं तीनों को। ठीक है, गैल्वेनोमीटर से भी जब करंट पास करता है तो वो डिफ्लेक्ट होने लगता है। सिमिलरली वोल्ट मीटर भी आपका डिफ्लेक्शन से रीडिंग देता है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है समझ में आ रहा है? तो जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपको सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, उनके पैरेलल में वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दो। तो ये वोल्ट मीटर बेसिकली क्या मेजर करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। और वो अल्टीमेटली किसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है? 2 ओम के अक्रॉस। तो वोल्ट मीटर ने क्या कर दिया? 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर दिया। ठीक है, थोड़ा और बड़ा अगर सर्किट देखो, 10 वोल्ट, 2 ओम, 20 वोल्ट, 4 ओम, 8 ओम,
ठीक है, 3 वोल्ट मीटर लेता हूं मैं, आप बताओ क्या क्या मेजर करेगा वो। ये V1, ये आपका V2, ये आपका V3। V1, V2, V3। V1 क्या मेजर करेगा? सो V1 बेसिकली मेजर करेगा PD अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस। V2 क्या मेजर करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम। और V3 क्या मेजर करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम। करेगा? चलो ठीक है, अब कितना करेगा वो आप निकाल सकते हो। अब तो आप पूरा सर्किट सॉल्व करना आता है आपको, है ना, KVL KCL जैसा भी आपको समझ में आए उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो। ठीक है, अब वोल्ट मीटर क्या एक्यूरेट रीडिंग मेजर करता है? मतलब ये V1 क्या 2 ओम के अक्रॉस जो एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेजर करता है? देखते हैं। जैसे एमीटर जो है वो थोड़ा सा एरर आपका शो करता है। एक आइडियल एमीटर होने के लिए, परफेक्ट रीडिंग देने के लिए उसकी खुद की रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 0। सिमिलरली देखते हैं कि वोल्ट मीटर को अगर परफेक्ट रीडिंग देनी है तो उसकी खुद की रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? ठीक, सपोज ये 2 ओम है, ये 10 वोल्ट है। ठीक, मुझे बताओ इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? क्या 10 वोल्ट? पढ़ चुके हो ना पूरा करंट। अब यही मैं मेजर करता हूं बाय यूजिंग अ वोल्ट मीटर। तो मैंने एक वोल्ट मीटर लिया। ठीक, कनेक्शन कैसे करवाते हैं वोल्ट मीटर का समझ में आ गया? अब बताओ मुझे इस वोल्ट मीटर को कितना मेजर करना चाहिए? बिल्कुल सही जवाब, 10 वोल्ट मेजर करना चाहिए। पर क्या ये 10 वोल्ट मेजर करेगा? चेक करते हैं। अब क्योंकि ये भी एक मेजरिंग डिवाइस है तो इसके कॉइल का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो सपोज इसके कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो RV है, ऐसे एग्जांपल के लिए R नीचे V, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। ठीक, अब मुझे एक चीज बताओ, जब वोल्ट मीटर का भी खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक, तो क्या आपका जो करंट होगा वो वोल्ट मीटर भी ड्रॉ करेगा? है ना, मतलब यहां जो आई आएगा वो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी इसकी, होगी। तो क्या इससे जो करंट आएगा वो डिक्रीज हो जाएगा आपका? स्टार्टिंग में 2 ओम से कितना करंट फ्लो कर रहा था आपका? 5 एम्पियर, बराबर। पर जैसे ही आपने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया तो क्योंकि वोल्ट मीटर की भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है तो 2 ओम से जो करंट जाएगा वो 5 एम्पियर से कम जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वोल्ट मीटर भी कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ करेगा। समझ में आ रहा है? और आपको अगर एक चीज याद हो कि जब भी रजिस्टर्स पैरेलल में लगे होते हैं, ये दो रजिस्टर ही तो हो गए बेसिकली, एक 2 ओम का और एक जो V का रेजिस्टेंस होगा वो, तो दीज आर टू रेजिस्टेंसेस विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो आपको एक चीज पता होगी कि पैरेलल में रेजिस्टेंस जितना छोटा करंट उतना ज्यादा ड्रॉ करता है, वो उतना ज्यादा उससे करंट फ्लो करता है। पता है कि नहीं? क्योंकि V सेम होता है, V सेम होता है तो I उतना ज्यादा होगा अगर R आपका कम है। सोच के देखो, वोल्ट मीटर का अगर खुद का रेजिस्टेंस बहुत कम हुआ तो क्या वो बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा? समझ में आ रहा है? और क्या 2 ओम से कॉरेस्पॉन्डिंगली बहुत कम करंट जाएगा? तो क्या अगर 2 ओम से कम करंट जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में कितना फ्लो कर रहा था? 5 एम्पियर जब वोल्ट मीटर नहीं था। और जैसे आपने वोल्ट मीटर लगा दिया तो एक गड़बड़ क्या हो गई, वोल्ट मीटर के खुद के रेजिस्टेंस होने की वजह से 2 ओम से जो करंट फ्लो किया वो 5 एम्पियर से कम फ्लो किया आपका, बराबर। अरे किया, क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर का खुद का रेजिस्टेंस था तो उसने भी कुछ करंट ड्रॉ किया। तो क्या मैं एक चीज पूछ सकता हूं कि ये वोल्ट मीटर परफेक्ट रीडिंग कब देगा? मतलब 10 वोल्ट की रीडिंग ये कब देगा? क्या वोल्ट मीटर कोई करंट ड्रॉ ना करे, पूरा का पूरा इससे फ्लो करे? बिल्कुल। तो क्या मैं एक चीज बोल सकता हूं कि एक आइडियल वोल्ट मीटर के लिए, फॉर एन आइडियल वोल्ट मीटर, उसका खुद का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? दैट शुड बी इक्वल टू इनफाइनाइट। अब आधे सोचेंगे सर इनफाइनाइट क्यों? बिल्कुल इनफाइनाइट, क्योंकि ये इसका खुद का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो क्या कोई करंट ड्रॉ नहीं करेगा? बिल्कुल। सोच के देखो ना, पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा उतना कम करंट वो ड्रॉ करता है, या उल्टा बोलो रेजिस्टेंस जितना कम उतना ज्यादा वो करंट ड्रॉ करता है। अब ये तो आप पूरा करंट पढ़ चुके हैं, आप तो आता ही होगा ये सब, है ना। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस अगर आप इनफाइनाइट कर दो, ठीक है, तो क्या वो कोई करंट ड्रॉ नहीं करेगा? समझ में आ रहा? क्योंकि आर इनफाइनाइट का मतलब नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट।
क्योंकि पैरेलल में जब भी आर इनफाइनाइट होगा तो उस रेजिस्टेंस से कोई भी करंट नहीं जा सकता। नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। सही है कि नहीं? तो अगर ये कोई करंट ड्रॉ नहीं करेगा, क्या पूरा का पूरा करंट 2 ओम से जाएगा? तो अगर पूरा का पूरा करंट 2 ओम से जाएगा तो क्या जो वोल्ट मीटर रीडिंग देगा वो आपकी एक्यूरेट देगा? तो उसी वोल्ट मीटर को बोला जाता है आइडियल वोल्ट मीटर। तो दो अलग अलग चीजें हैं। एक आइडियल एमीटर के लिए उसकी खुद की रेजिस्टेंस 0 होनी चाहिए और एक आइडियल वोल्ट मीटर के लिए उसकी खुद की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि हमने जबरदस्ती ये रिजल्ट निकाले हैं, सबका लॉजिक है। एमीटर के लिए 0 क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो सीरीज में यूज होता है। समझ में आ रहा है? तो जब उसका खुद का रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा तो आर इक्वलेंट उस आर के इक्वल ही बचेगी। ठीक है? तो करंट आपका अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है? पर अगर एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस हुआ तो आपका करंट अफेक्ट होगा, तो वो रीडिंग जो है वो एक्चुअल रीडिंग से अलग आपकी देता है, तो कुछ एरर आता है रीडिंग में आपका। समझ गए पहली बात? दूसरी बात, वोल्ट मीटर को क्योंकि आप पैरेलल में कनेक्ट हैं, ठीक है, वोल्ट मीटर का मेजर करने का तरीका ही वही है कि आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो पैरेलल में कनेक्ट करने की वजह से क्या होता है, उसका खुद का रेजिस्टेंस होने की वजह से वो भी कुछ करंट ड्रॉ करता है ना? तो गिवन रजिस्टर से जो करंट पहले जा रहा था जब हम वोल्ट मीटर यूज नहीं कर रहे थे, उससे कम करंट जाता है। कब? व्हेन वी आर यूजिंग द वोल्ट मीटर। ठीक है? तो क्या रीडिंग अफेक्ट होगी? बिल्कुल इफेक्ट होगी, क्योंकि पहले से आपकी कम करंट जा रहा है उस रजिस्टर से। तो V इक्वल टू आई आर आपका डिक्रीज हो जाएगा, V की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, तो वोल्ट मीटर गलत रीडिंग देता है आपकी, थोड़ी सी अलग देता है। तो क्या अच्छी रीडिंग देने के लिए, एकदम परफेक्ट रीडिंग देने के लिए, क्या अगर मैं वोल्ट मीटर का खुद का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट बना दूं तो क्या वो सर्किट से कोई करंट ड्रॉ नहीं करेगा? बिल्कुल। पूरा का पूरा करंट किससे चला जाएगा? गिवन रजिस्टर से, जो इस केस में 2 ओम है। तो पूरा का पूरा करंट उससे चला गया तो पोटेंशियल डिफरेंस वही आएगा जो एक्चुअल में आ रहा था आपका, तो वोल्ट मीटर भी वही मेजर करेगा। ठीक है? सो फॉर एन आइडियल वोल्ट मीटर उसका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए दैट शुड बी इनफाइनाइट सो दैट इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट। समझ में आ गया? बट फॉर एन आइडियल एमीटर इट्स रेजिस्टेंस शुड बी 0। ठीक है? पर फिर से दुनिया में कोई चीज आइडियल नहीं होती। क्वेश्चन में दे दिया आइडियल लेने के लिए तो आपको आइडियल लेके सॉल्व करना है। आइडियल मतलब उस ब्रांच में, जिस ब्रांच में वोल्ट मीटर है, ये वाली ब्रांच, इस ब्रांच से आपको कोई करंट लेना ही नहीं है। इफ द गिवन वोल्ट मीटर इज आइडियल। समझ में आ रहा है? अगर क्वेश्चन में आपको मेंशन कर दे, जो जनरली मेंशन करता है कि आपका वोल्ट मीटर आइडियल है, ये मेंशन कर दिया उसने, तो आपको क्या करना है? वोल्ट मीटर वाली ब्रांच से कोई करंट नहीं लेना, बिकॉज आइडियल वोल्ट मीटर मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, सो करंट ड्रॉन बाय द वोल्ट मीटर विल बी 0। ठीक? तो पूरा करंट आपको इस ब्रांच से भेजना है और फिर उसके बाद आपको सोल्व करना है। अरे आया समझ? पक्का? पर फिर से कोई चीज आइडियल नहीं होती तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ रीडिंग में एरर आएगा। इसलिए हम गैल्वेनोमीटर को एज अ वोल्ट मीटर यूज करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर को एज एन एमीटर और एज अ वोल्ट मीटर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि एमीटर और वोल्ट मीटर अगर हम डायरेक्टली सर्किट में यूज करते हैं, ठीक है, तो रीडिंग कुछ ना कुछ आपकी अलग आती है जो एक्चुअल आनी चाहिए थी। ठीक है? इसी की वजह से हम एक गैल्वेनोमीटर को एज अ वोल्ट मीटर और एज एन एमीटर यूज करते हैं। ठीक है? कैसे यूज करते हैं वो थोड़ी देर बाद देखते हैं। तो वोल्ट मीटर क्या करता है समझ में आ गया सबको? डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुके हैं इसके एग्जामिनेशन में। एमीटर क्या करता है? चलो, आइडियल के लिए क्या होगा? पर फिर से कोई चीज आइडियल नहीं होती, तो रियल के लिए जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वोल्ट मीटर का, ठीक है, तो मैं यहां पे 2 पॉइंट्स लिख रहा हूं। लेस इज द वैल्यू ऑफ आर ए मतलब रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, ठीक है, नहीं सॉरी, ठीक है, मोर इज द एक्यूरेसी। सही बात है कि नहीं? एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस जितना कम होगा, एक्यूरेसी उसकी उतनी ज्यादा होगी, मतलब उतनी अच्छी रीडिंग वो देगा। ठीक है? और परफेक्ट रीडिंग देने के लिए उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0। ठीक? सेकंड पॉइंट है, मोर इज द वैल्यू ऑफ आरवी इज रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, मोर इज द एक्यूरेसी। ठीक है? तो एक वोल्ट मीटर की एक्यूरेसी कब ज्यादा होगी? जब उसका खुद का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। ठीक है? और आइडियल मतलब परफेक्ट रीडिंग देने के लिए उसका खुद का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। समझ में आ गया? ये दोनों चीजें याद रखना। ठीक? आगे बढ़े। तो अब 1-2 क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, एक एमीटर का, 1-2 वोल्ट मीटर के, तो उनको नोट करो, ट्राई करो। ठीक है? उसके बाद हम पढ़ते हैं गैल्वेनोमीटर। ठीक? चलो आगे बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं, उसको देखो अच्छे से।
तो इन क्वेश्चंस को नोट करो और ट्राई करो, पहला और दूसरा। पहला एकदम आसान है, 500 ओम 1000 ओम के दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया गया इन पैरेलल विद 1000 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। 300 वोल्ट की बैटरी है। क्वेश्चन है फाइंड द परसेंटेज एरर इन रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, ठीक है। एरर क्यों आएगा समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर का खुद का रेजिस्टेंस 4000 ओम दिया है, तो खुद का अगर रेजिस्टेंस है तो करंट ड्रॉ करेगा, करंट ड्रॉ करेगा तो रीडिंग अलग आएगी। तो इससे भी आप समझ जाएंगे जो मैंने अभी थियरी में आपको बताया है, ठीक है। न्यूमेरिकल में आपको सब दिख जाएगा कि क्या होता है, ठीक। तो कैसे करना है ट्राई करो थोड़ा सा और आंसर मैच करो, ठीक। और सेकंड में आपको दो एमीटर्स दिया हुआ है, A1 और A2। सर्किट क्या है दिख रहा होगा आपको। A1 का इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम दिया हुआ है। अच्छा ये 2 ओम अलग है, ध्यान देना। A1 का खुद का रेजिस्टेंस 2 ओम है, A2 का भी 2 ओम है। क्वेश्चन में गिवन है वो। तो क्वेश्चन है हर एक एमीटर की रीडिंग बताओ। एक्चुअल में वो मेजर क्या करने वाले हैं, A1 मेजर करेगा इस ब्रांच से जो करंट जाएगा, A2 मेजर करेगा इस ब्रांच से जो करंट जाएगा। दिख रहा है सबको? इस ब्रांच से जो जाएगा मतलब 8 ओम से जो जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे? केवीएल लगा दो। अब ये सब तो आते ही होंगे आपको, बस केवीएल लगा। तो एक चीज ध्यान देना, इनके रेजिस्टेंस भी आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। इसका भी 2 ओम, इसका भी 2 ओम। दोनों ट्राई करो, अपने आंसर्स मैच करो। चलो देखो आगे। सबसे पहले ये करते हैं, तो इनिशियली जब वोल्ट मीटर नहीं था तब देखते हैं एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कितना है, क्योंकि एक्चुअल में वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1000 ओम। देख के चला करो कनेक्शंस कैसे लगाए हैं आपने, तो उसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए वोल्ट मीटर मेजर क्या करेगा, ठीक। तो देखते हैं 1000 ओम के अक्रॉस एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, मतलब वोल्ट मीटर हमने नहीं लगाया है, ठीक है। तब कितना होगा, क्या 500 और 1000 आपके सीरीज, तो 500,000 सीरीज, सो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका 1500 ओम। तो करंट कितना फ्लो करेगा 300 बाय 1500। अब ये सब तो बच्चे वाली चीज है आप लोगों के लिए। 1/5 एम्पियर, क्या वही 1/5 एम्पियर दोनों से जाएगा? अभी वोल्ट मीटर नहीं कनेक्ट किया हमने, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बोलो, I इंटू आर। सो 1/5 इंटू 1000, दैट इज 200 वोल्ट। दिस इज द एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1000 ओम रेजिस्टेंस। तो 1000 ओम के अक्रॉस एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 200 वोल्ट। क्या वोल्ट मीटर उतना ही मेजर करेगा? नहीं। अभी थियरी अगर आपने अच्छे से सीखी होगी तो आपको पता होगा वोल्ट मीटर उतना मेजर नहीं कर पाएगा। वही उसने पूछा कि परसेंटेज एरर बताओ कितना होगा, ठीक है। उतना मेजर क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर वो उतना मेजर करता, मतलब वो आइडियल वोल्ट मीटर है, परफेक्ट रीडिंग दे रहा है, तब उसका खुद का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए था। पर इस केस में तो 4000 ओम है, ठीक है। तो मतलब कुछ ना कुछ तो रीडिंग में डिफरेंस आएगा, ठीक। कैसे आएगा आप ध्यान से देखो। अब जब आपने वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया तो बहुत सारी चीजों में चेंजेस आने वाले हैं। सबसे पहले तो किस किस में चेंज आएंगे, जो करंट फ्लो कर रहा है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ वोल्ट मीटर। जब वोल्ट मीटर नहीं था तब आपका करंट कितना फ्लो कर रहा था, 1/5 विच इज 0.2 एम्पियर। पर वोल्ट मीटर लगाने के बाद आपका जो नेट करंट ये फ्लो करेगा आई, वो चेंज हो जाएगा, 1/5 नहीं होगा। कितना होगा, कर लो सोल्व। 4000 पैरेलल इक्विवेलेंट कितना, आप अपनी नोटबुक में करना, मैं यहां पे कर रहा हूं। 4000 इंटू 1000 बाय 5000, 3030, दैट इज 800। वो 800 और ये 500 सीरीज 1300, ठीक। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 1300। तो करंट कितना फ्लो करेगा आपका 300 अपॉन 1300, दैट इज 3/13 एम्पियर। देखो सबसे पहली चीज तो करंट चेंज हुई, पहले था 0.2 एम्पियर, अब उससे थोड़ा सा कम आएगा, ठीक है। कितना करंट आ रहा है 3/13। पर मुझे तो वोल्ट मीटर की रीडिंग चाहिए, और वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1000 ओम रेजिस्टेंस। बिल्कुल। तो क्या उसके लिए मुझे 1000 ओम से करंट पता होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, I इंटू आर। सही है कि नहीं? तो करंट कितना फ्लो करेगा, क्या 3/13? नहीं, 3/13 यहां तक तो जाएगा, पर उसके बाद फिर से डिवाइड हो जाएगा, है ना। कैसे डिवाइड होता है याद है आपको, इसके क्वेश्चन भी हमने किए थे। क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इससे 1/4 है तो इसमें करंट 4 गुना जाएगा, ठीक। तो इसमें कितना जाएगा 4/5 ऑफ टोटल, बराबर। मतलब मैं अगर अलग से बनाऊं तो 1000 ओम ये है, ऊपर है आपका वोल्ट मीटर जिसका 4000 ओम है। तो यहां से करंट कितना आया आपका 3/13। इसमें से यहां कितना जाएगा, करना आता है ना सबको, मैं सीधा कर रहा हूं, 4/5 ऑफ टोटल। तो 4/5 ऑफ टोटल दैट विल बी 12/1665,
ठीक, और इसमें से जाएगा 1/5 ऑफ टोटल, दैट विल बी 3/65। चेक कर लेना, 15/65, 3/13। ठीक है, और चेक करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस सेम होना चाहिए। तो वोल्ट मीटर के अक्रॉस आएगा 3/65 इंटू 4000, दैट विल बी 2400/13, और इससे आएगा 1000 इंटू 12/65, दैट विल बी 2400/13। सही है, ठीक है। अब अपने से कर लेना, ये सब तो बहुत बार हम सीख चुके हैं। तो 1000 ओम से कितना करंट जाएगा आपका, दैट विल बी 12/65। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1000 ओम कितना हो जाएगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, 513 5 200, दैट विल बी 2400/13। ये आया है नया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1000 ओम। क्या यही मेजर करेगा वोल्ट मीटर, बिल्कुल। और ये कितना आएगा आपका, ये आता है डेसिमल में 2400/13, 184.6। so this comes out to be 184.6 वोल्ट। एक्चुअल में कितना मेजर करना चाहिए था, 200, पर जैसे आपने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया कितना मेजर कर रहा है, 184.6। तो क्या कुछ एरर आएगा, तो कितना चेंज आएगा, 200 माइनस 184.6। परसेंटेज पूछा है तो वे तो कर ही लोगे, 200 माइनस 184.6 अपॉन 200 इंटू 100%, अब जो भी आएगा वो, ठीक है। और अच्छी रीडिंग अगर वो दे तो क्या वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस और ज्यादा होना चाहिए था, और परफेक्ट रीडिंग देने के लिए उसका रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए था। ठीक है, कर लोगे सब। तो दिस इज हाउ द प्रॉब्लम्स ऑफ वोल्ट मीटर इज सोल्व। तो अच्छे से इसको कर लो, कुछ नहीं है, बस वही है, बस अब वोल्ट मीटर का भी रेजिस्टेंस आ गया आपका। ठीक है, पर क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ लेना, आइडियल तो नहीं बोला उसने। अगर आइडियल बोल दे तो उसका खुद का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट ले लेना और उस ब्रांच से कोई करंट मत जाने देना। ठीक है, जैसे अगर ये 2 एम्पियर इससे जा रहा है तो 2 एम्पियर इससे पूरा चला जाएगा, इफ दिस वोल्ट मीटर इज आइडियल। क्योंकि आइडियल वोल्ट मीटर कोई करंट ड्रॉ नहीं करेगा, पर क्योंकि इस केस में आइडियल नहीं था तो उसने कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ किया 3/65, भले ही कम किया पर कुछ ना कुछ ड्रॉ किया, 0.0 कुछ तो ड्रॉ किया उसने। समझ में आ रहा है। पर अगर ये आइडियल होता तो एकदम बिल्कुल नहीं करता, 0 यहां से जाता पूरा का पूरा सीधा निकल जाता। ठीक है, और वो परफेक्ट रीडिंग देता आपका। ठीक, चलो अब सेकंड करें। तो सेकंड है बेसिकली A1 और A2 की रीडिंग बतानी है, और दोनों की कॉइल का रेजिस्टेंस सेम है 2 ओम। कर लोगे, KVL लगाना चाहो KVL लगा लो, KCL लगाना चाहो KCL लगा लो, जो आपका मन। मैं KVL लगा रहा हूं, आपको अगर KCL से आंसर आ रहा है तो आप KCL से भी, बस आंसर मैच करना। पर हां, लगाते वक्त ध्यान देना ये 2 ओम और ये 2 ओम भी आपको लेना है। आइडियल होता तब आप 0 0 लेके ही सोल्व करते, पर आइडियल नहीं बोला उसने, क्वेश्चन में गिवन है। कर लोगे सोल्व, चलो देखो। तो सबसे पहला काम KVL लगाने के लिए करंट मानना होता है, तो क्या माने, चलो ये मान लेते हैं I, ठीक है। तो I में से डिवाइड होगा, ये मान लेते हैं I1, तो ये हो जाएगा आपका I माइनस I1। ठीक, तो पहला काम तो हमारा हो गया, हर ब्रांच से करंट आपको मानना है। अब KVL लगा दें, 2 लूप है 2 वेरिएबल, आंसर आ जाएगा। फटाफट लगा ले, अब तो एक्सपर्ट हो गए। यहां से चलते हैं और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, इसमें भी यहां से चलते हैं और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। लिखवाओ फटाफट, -6i, लूप 1 की बात हो रही है, उधर वाला -6i, सेम डायरेक्शन -8i1। ठीक, और घूम के जब कंबाइन होगा तो यहां से I ही जाएगा आपका, पता है ना। तो बोलो उधर जब एमीटर के थ्रू जाओगे, एमीटर का रेजिस्टेंस कितना दिया है 2, तो -2i, उसको नेग्लेक्ट मत कर देना। तो -2i यहां -2i यहां, सो टोटल हो जाएगा -4i बराबर। राइज +20, खत्म, सबका सम 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो तो हो जाएगा -10i, उधर ले जाओ। सो दिस विल बी 10i प्लस 8i1 शुड बी इक्वल टू 20, या 5i प्लस 4i1 शुड बी इक्वल टू 10, इक्वेशन 1। लूप 2 में लगाओ फटाफट। तो यहां से चलते हैं ऐसा एमीटर के थ्रू, और एमीटर से करंट कितना जा रहा है, I माइनस I1, 8 ओम से भी I माइनस I1 और सेम डायरेक्शन, तो -10 इंटू I माइनस I1। सर्किट को छोटा करने का मेथड भी मैंने बताया था। राइज +40, चलो 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 चलो, करंट ऐसे जा रहा है, आप ऐसे जा रहे हैं, तो +8i1 शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, मीटर का रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट मत कर देना। करो सोल्व, -10i प्लस 10i1 प्लस 8 प्लस 18i1 प्लस 40 इज इक्वल टू 0। कितना आया,
-5i प्लस 9i1 प्लस 20 इज इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड किया और इस 10 को भी उधर ले जाओ तो -10 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। दोनों को ऐड कर दें, 1 प्लस 2, -5i प्लस 5i कैंसिल, 9 और 4 13i1 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, i1 कम्स आउट टू बी -10/13 एम्पियर। नेगेटिव आया मतलब ये वाला करंट ऐसा नहीं जाएगा, ऐसा जाएगा। ठीक है, तो वो कब पॉसिबल है, जब करंट टोटल यहां से निकला होगा, यहां से निकलेगा, यहां डिवाइड होगा तो यहां पे और ऐसा। ठीक है, पर आपका जो आया है उसी से आपको आगे प्रोसीड करना है, मैंने बहुत बार बताया है। तो इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करो, 5i प्लस 4i1, i1 यही लेना साइन के साथ, तो -40/13 -10 इज इक्वल टू 0, 5i कम्स आउट टू बी 170/13। कैलकुलेशन देख लेना, 5 से ये जाएगा 34 ना, हाँ जो भी आएगा, तो i विल बी 34/13। ठीक है, और सिमिलरली i माइनस i1 वो कितना हो जाएगा, 34/13 माइनस माइनस प्लस 10/13 विच विल बी 44/13 एम्पियर। ठीक, तो I ही कौन मेजर करेगा, A1। तो पहली चीज रीडिंग ऑफ A1 आपकी आ गई 34/13 एम्पियर। कैलकुलेशन देख लेना एक बार। और A2 क्या मेजर करेगा, दैट इज करंट फ्लोइंग थ्रू दिस ब्रांच, और वो है I माइनस I1, और वो कितना आया 44/13 एम्पियर। ठीक है, तो एक्चुअल में कुछ ऐसा होगा, ये जाएगा 44/13, इसमें से यहां चला जाएगा 34/13, और ये जाएगा आपका 10/13। एक्चुअल मैंने ब्लू से बनाया है, समझ में आ रहा है आपको, इसलिए I1 आपका नेगेटिव आया, दिख रहा है। चलो समझ में आ गया सबको, कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, चलो, तो गैल्वेनोमीटर आज नहीं हो पाएगा, कल हो जाएगा, छोटा सा ही है। तो गैल्वेनोमीटर, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, ये कल के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो कल बेसिकली आपका जो लेक्चर है पूरा, मतलब पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग कैपेसिटर। 1-2 दिन एडवांस के कुछ कंसेप्ट्स बचे हैं वो करेंगे, और कुछ एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो भी। ठीक है, और कैपेसिटर और रजिस्टर मिक्स करके क्वेश्चन आते हैं आपके एडवांस में। ठीक है, चल तो इसको अच्छे से कर लो जो आज हमने पढ़ा, एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है। ठीक है, रीडिंग्स कैसे देते हैं दोनों। ठीक है, कर लोगे ना अच्छे से, तो अच्छे से इसको देखो। आइडियल एमीटर क्या होता है, आइडियल वोल्ट मीटर क्या होता है, वो सब ध्यान से समझो। ठीक है, और दूसरी चीज, हीटिंग इफेक्ट के जो हमने 2 लेक्चर पढ़े, और मेजरिंग डिवाइस के जो हम 2 लेक्चर पढ़ेंगे, आज का जो हो गया और कल जो होगा, या परसों भी थोड़ा सा जा सकता है, आधा घंटा, तो मतलब 2.5-3 लेक्चर। ये 5 लेक्चर में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये आप ध्यान देना। ठीक है, और जो आज तक हमने पढ़ा है हीटिंग इफेक्ट से पहले पहले, KCL, KVL, बैटरीज, इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल्स, वो सब, उसमें भी आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। ठीक, हाँ एक चीज और, बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि सर मीटर ब्रिज में, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज में, बहुत बुक्स में कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें डायग्राम नहीं बनाता, वो सीधा स्टेटमेंट लिखता है कि 4 रेजिस्टेंसेज आर टेकन इन साइक्लिक ऑर्डर। तो साइक्लिक ऑर्डर में अगर दिया है तो एकदम सिंपल है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये साइक्लिक ऑर्डर में अगर बोले, ये आपका थर्ड, क्योंकि ऐसा साइक्लिक ऑर्डर, और ये आपका फोर्थ। ठीक है, और बीच में आपका कभी कभी बोलता है कि PQRS। ठीक है, ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज के 4 रेजिस्टेंसेज हैं, और डायग्राम नहीं बनाता है, तब आपको क्या लेना है, ये आपका होता है P, ये आपका होता है Q,
ये आपका होता है आर, ये आपका होता है एस। तो मतलब अगर ये गैल्वेनोमीटर सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज है तो P बाय आर शुड बी इक्वल टू Q बाय एस। ये दो छोटी छोटी चीजें जो न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट आती है। डायग्राम दिया है तब तो आप आराम से पहचान ही सकते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे बन रहा है। अगर नहीं दिया है, जैसे मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, नीट में भी आ चुका है, उसने डायग्राम ना देके सीधा बोला था इन व्हीटस्टोन ब्रिज द रेजिस्टेंसेज ऑफ आर्म्स P, Q, R एंड S आर रिस्पेक्टिवली दिस एंड दिस। तो कौन सा P लेना है, कौन सा Q, कौन सा R, कौन सा S, ध्यान से समझो। और एक टाइप का या तो साइक्लिक ऑर्डर में आपको रेजिस्टेंसेज की वैल्यू दी होती है, ठीक है। और कभी कभी गैल्वेनोमीटर भी पूछता है इसमें, मतलब बीच की ब्रांच में गैल्वेनोमीटर लगा है तो मैंने पहले भी बताया था कि बीच की ब्रांच से कोई करंट नहीं जाता है। तो जब बीच की ब्रांच में आप गैल्वेनोमीटर लगाओगे तो वो क्या शो करेगा, आपका नल डिफ्लेक्शन, मतलब वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इसका थोड़ा सा क्वेश्चन एक टाइप का है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, ठीक। तो यहां तक जो पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़ो। कल बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, ठीक है, उस पर भी ध्यान देना। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।